Hello friends, welcome to my channel and my today's topic is cell constant, determination of cell constant. इसमें हम सबसे पहले ये देखेंगे कि what is cell constant and why it is important and how do we measure cell constant of a given cell. तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एक cell constant क्या होता है. ये होता है ratio of distance between electrodes and क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स. देखो ये दो इलेक्ट्रोड्स हैं और इन दो इलेक्ट्रोड्स में ये आप देख पा रहे 1 सेंटीमीटर इनकी लेंथ है और 1 सेंटीमीटर इनकी विड्थ है और साथ में ये दोनों बिल्कुल आइडेंटिकल हैं. इनके बीच की जो डिस्टेंस है दैट इज ऑल्सो 1 सेंटीमीटर. तो हम क्या कहते हैं, जो सेल कांस्टेंट है इट इज द रेशियो ऑफ लेंथ, यानी कि जो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है, रेशियो ऑफ डिस्टेंस जो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड जो इनका क्रॉस सेक्शनल एरिया है, उसको हम B से डिनोट करते हैं और इसे हम L अपॉन A कहते हैं. L इज द डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स एंड A इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया. और इसकी यूनिट्स क्या होती है, सेंटीमीटर इनवर्स. वाई? बिकॉज डिस्टेंस की यूनिट क्या होगी, सेंटीमीटर, और क्रॉस सेक्शनल एरिया की सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर. तो आप कह सकते हो सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर. तो 1 सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा एंड यू विल गेट सेंटीमीटर इनवर्स. तो ये होती है इसकी यूनिट. अब हम ये देखते हैं कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है और हम इसे क्यों मेजर करते हैं. ध्यान दो कि ये दो इलेक्ट्रोड्स मैंने आपको रेड कलर से शेडेड दिखाए हैं जिनके बीच की डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर है और इनकी लेंथ और विड्थ अगेन 1 सेंटीमीटर है. तो इनके बीच में, ठीक इन दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में जो सॉल्यूशन आएगा वो दैट विल बी इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब. क्योंकि देखो 1 सेंटीमीटर तीनों साइड की जो तीनों इसकी आर्म्स है इस क्यूब की वो कितनी है, 1 सेंटीमीटर. तो इसके बीच में जो सॉल्यूशन आया वो एक क्यूबिक शेप में होगा और उसकी जो वॉल्यूम होगा वो कितना होगा, 1 सेंटीमीटर क्यूब. मीन्स सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर. तो ये वॉल्यूम होगा 1 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर और इसी को हम कहते हैं 1 मिलीलीटर. तो जब इसके बीच में 1 मिलीलीटर सॉल्यूशन है और 1 मिलीलीटर सॉल्यूशन की जो कंडक्टेंस है उसे हम कहते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस. तो इतने सॉल्यूशन की कंडक्टेंस को हमने कह दिया स्पेसिफिक कंडक्टेंस. लेकिन सपोज इस कंटेनर में इंस्टेड ऑफ 1 ml, देखो कभी ये तो हो नहीं सकता कि इसके बीच में 1 ml ही हो, आपने 100 ml क्या ले रखा था, सॉल्यूशन ले रखा था. और आपको पूरे सॉल्यूशन की अगर कंडक्टेंस फाइंड आउट करनी है तो आप देखो ये 1 ml से 1 cc बन रहा है तो 100 ml से कितना बनेगा, 100 cc. मीन्स कि इस सेल के अंदर हम जो सॉल्यूशन है उसके 100 इक्विवेलेंट क्यूब्स बना सकते हैं इस तरीके के, और सबकी जो कंडक्टेंस है वो इक्वल होगी. और अगर आपको एक की पता चल गई जिसे आप स्पेसिफिक कंडक्टेंस कहते हैं तो आप उसको 100 से मल्टीप्लाई करके 100 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन की कंडक्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं. और अगर 100 की जगह 20 मिलीलीटर है या 50 है या 1000 है तो आप क्या कर सकते हो, 1 सेंटीमीटर को उसके वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करके और आप उसकी कंडक्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हो. ऐसा तब है जब ये जो क्यूब बन रहा है ये बिल्कुल परफेक्टली 1 सेंटीमीटर इसकी बीच की डिस्टेंस हो और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया भी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो. तो ऐसा ऑलवेज पॉसिबल नहीं होता. आइडेंटिकली जो सेल्स होते हैं वो हम मान सकते हैं थ्योरेटिकली कि वो बिल्कुल ऐसे हैं. जब आप किसी सेल की हैंडलिंग करते हैं, रोज आप उससे प्रैक्टिकल करते हैं, तो समटाइम्स क्या होता है, इनके जो बीच की डिस्टेंस है वो थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है, समटाइम वो थोड़ी सी कम हो जाती है, समटाइम ये जो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 है ये नहीं रह पाता 1. कैसे, थोड़ा सा सेल मुड़ गया आउटसाइड या थोड़ा
थोड़ा सा सेल इनसाइड मुड़ गया इस तरीके से, यहाँ जो ये सेल है ये या तो थोड़ा सा टूट गया, इतना सा टूट गया, तो अब इसके बीच में 1 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर सॉल्यूशन नहीं आएगा, या इतना सा बाहर की तरफ आ गया, या इतना सा ये अंदर की तरफ मुड़ गया, या इसकी डिस्टेंस जो है वो 1 सेंटीमीटर से बहुत माइन्यूटली ज्यादा हो गई या माइन्यूटली कम हो गई। तो अब अगर आप 100 सीसी में क्यूब्स बनाने जाएंगे तो वो 100 क्यूब नहीं बनेंगे। आप क्या देखेंगे, अगर इसके बीच में 1 सीसी से ज्यादा सॉल्यूशन आ रहा है तो क्यूब्स क्या बनेंगे, 100 से कम बनेंगे। और अगर ये किसी तरीके से श्रिंक हो गए हैं, पास पास आ गए हैं, तो अब इसके बीच में जो क्यूब्स बनेंगे इस वॉल्यूम के बराबर, वो क्या होंगे, ज्यादा बनेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि अब क्योंकि इसके बीच में 1 सेंटीमीटर सॉल्यूशन नहीं है, तो आप इस पूरे की कंडक्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए इसकी कंडक्टेंस को 100 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि अब वो कंडक्टेंस डिफरेंट होगी। अगर बीच में सॉल्यूशन कम है तो कम कंडक्टेंस आएगी, और अगर बीच में सॉल्यूशन ज्यादा है तो कंडक्टेंस भी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक फैक्टर से मल्टीप्लाई करना होगा। तो हम क्या देखते हैं, जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस है और जो ऑब्जर्व्ड कंडक्टेंस है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस जो स्टैंडर्ड कंडीशंस में है और जो ऑब्जर्व्ड कंडक्टेंस है वो दोनों डिफरेंट होंगी, और आपको उसको एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना होगा जिसे हम कहते हैं सेल कांस्टेंट। तो एक बार हम एक ऐसा सॉल्यूशन, नॉन कंडक्टेंस वाला सॉल्यूशन लेते हैं, इसके बीच में फिल करते हैं जिसकी की स्पेसिफिक कंडक्टेंस हमें नॉन है, तो उसको हम कपा से डिनोट करते हैं। फिर उसी सॉल्यूशन को जिसकी नॉन है, उसी सॉल्यूशन को हम इस गिवन सेल के बीच में रख के उसकी कंडक्टेंस को नोट करते हैं, वो आएगी आपकी कपा डैश, और उसको हमें जिस फैक्टर से मल्टीप्लाई करना होगा दैट विल बी बी। इसको हम बी से या काई से भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो देखो यहां से क्या फॉर्मूला निकलेगा आपका, सेल कांस्टेंट विल बी इक्वल टू के कपा अपॉन कपा डैश, मीन्स स्पेसिफिक कंडक्टेंस अपॉन ऑब्जर्व्ड कंडक्टेंस। आपने इस बी को फाइंड आउट करना है, तो आप इस के डैश को, कपा डैश को क्या करिए, इसके नीचे ले आइए, तो आपके पास क्या होगा, इसका फॉर्मूला आ जाएगा। तो विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला वी कैन फाइंड आउट द सेल कांस्टेंट ऑफ एनी गिवन सेल। नाउ वी सी द सेल, कि सेल होता कैसा है। ये देखिए, हाँ, ये हम एक इस तरह से आप बीकर भी ले सकते हैं या सेल भी ले सकते हैं। इसके बीच में ये आपका इलेक्ट्रोड है, ये 2 इलेक्ट्रोड जो आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं, एक्चुअली ये इस तरह से एक सिलेंड्रिकल ट्यूब की शेप में सील्ड होते हैं, क्योंकि ये दोनों इलेक्ट्रोड्स को प्रोटेक्शन देता है। अगर ये जो दोनों इलेक्ट्रोड्स हैं जो प्लेटिनम के हैं, इनके बीच में थोड़ा सा भी किसी तरीके से ऑब्स्टिकल आता है तो इनकी डिस्टेंस में वेरी, उसी डिस्टेंस को और उनके इलेक्ट्रोड्स की डेलिकेसी को प्रोटेक्ट करने के लिए हम इसको इस तरीके से सील्ड रखते हैं। आप अगर इसको सामने से देखेंगे तो आप क्या देख पाएंगे, इसके अंदर ये 2 इलेक्ट्रोड्स हैं, 2 बिल्कुल पास से आप देख सकते हैं, इसके बीच में 2 प्लेट्स हैं, और दोनों प्लेट्स का जो बीच का लेंथ है, दोनों की जो डिस्टेंस है दैट इज 1 सेंटीमीटर, और इन दोनों प्लेट्स का क्रॉस सेक्शनल एरिया भी 1 है। यहाँ आप इस तरीके से नॉच देख पा रहे हैं, ये सॉल्यूशन को इससे कांटेक्ट में रखता है। साथ में हम क्या देखते हैं कि ये जो दोनों प्लेट्स हैं ये नीचे तक नहीं है, ये इससे थोड़ा सा अपवर्ड है, इससे हम इसको ऊपर रखते हैं ताकि जब हम इसको किसी बीकर में या किसी सेल में रखें तो इसके बीच में किसी भी तरीके की टकराव या आपस में फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए। हमारा जो ये इलेक्ट्रोड है ये बहुत महंगा होता है, तो इसके बीच में ये कोई किसी भी तरीके का कोई फ्रिक्शन से इसमें डैमेज नहीं होना चाहिए। तो इसके प्रोटेक्शन के लिए हम ये लेते हैं। साथ में इसमें एक थर्मोकपल आता है जिसको हम बीकर में इसके साथ ही या सेल में इसके साथ ही रखते हैं, जो कि ऑटोमेटिकली सॉल्यूशन का टेम्परेचर नोट करता है। इसका और कोई फंक्शन नहीं है सिवाय इसके कि ये उसका टेम्परेचर नोट करता है। ये थर्मोकपल रोड होती है इसके साथ। अब हम इसकी दोनों नोब्स की हेल्प से इसको जो हमारा कंडक्टिविटी ब्रिज है बैक साइड पे उसमें लगा देते हैं। इसका पूरा इंस्ट्रूमेंटेशन यू कैन सी इन माय नेक्स्ट कमिंग वीडियो, लेकिन इसमें मैं केवल आपको सेल कांस्टेंट के बारे में बता रही हूँ।
सिमिलरली इसकी भी जो नोब है इसको हम कंडक्टिविटी ब्रिज से पीछे की तरफ जोड़ देते हैं और ये ऑटोमेटिकली जो सेल का सॉल्यूशन है उसका टेम्परेचर नोट करता रहता है। अब हम ये देखते हैं कि इसमें कितना सॉल्यूशन हमें लेना चाहिए। ये पहले हमें प्रैक्टिकल करने से पहले हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होता है कि जैसे ये कंटेनर है, आप इसको इसमें रखने वाले हैं, तो अगर आप बिल्कुल नीचे सॉल्यूशन लेंगे तो वो सेल्स को डिप नहीं करेगा। तो आपको कम से कम इतना सॉल्यूशन लेना होता है, जैसे यहाँ जो मार्क लग रहा है कि उसके नीचे ये दोनों इलेक्ट्रोड्स हैं, तो ये मार्क तक मिनिमम आपको सॉल्यूशन लेना है। आप इससे ऊपर भी ले सकते हैं और इसको जब हम डिप करेंगे तो दोनों इलेक्ट्रोड्स उसके बीच में डिप हो जाएंगे। अगर आपने कम लिया सॉल्यूशन, जैसे यहां तक ये लिया, तो ये पूरा इलेक्ट्रोड ही डिप नहीं होगा, या बहुत ही नीचे लिया तो बिल्कुल भी डिप नहीं होगा। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन का लेवल कम से कम इतना लेके चलते हैं कि ये दोनों इलेक्ट्रोड्स इसमें डिप हो जाएं। तो ये थी इसकी असेंबली। अब इसके बाद हम देखते हैं कि हम इसे कैसे फाइंड आउट करते हैं। इसके लिए आपको 4 टाइप के सॉल्यूशंस आपके पास चॉइस के लिए अवेलेबल है। पहला N/100 KCl सॉल्यूशन, दूसरा N/10 KCl सॉल्यूशन, तीसरा नॉर्मल KCl सॉल्यूशन या फिर सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ KCl। आप इन चारों में से बाय चॉइस कोई सा भी एक सॉल्यूशन काम में ले सकते हैं, क्योंकि चारों की सॉल्यूशंस की वैल्यू 10 डिग्री पर, 15 पर, 20 डिग्री, 25 डिग्री और 30 डिग्री के ऊपर आपकी बुक्स में रेफरेंस की तरह दी हुई होती हैं कि अगर आप 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर वर्किंग कर रहे हैं और आपने N/100 सॉल्यूशन इस सेल में लिया है तो उसकी कंडक्टेंस कितनी होगी। ये मैं आपको वीडियो के एंड में टेबुलर फॉर्म में भी बीच में ऐड कर दूंगी, सो दैट यू कैन गेट योर रेफरेंस वैल्यूज ऑल्सो। इस तरीके से N/100 KCl सॉल्यूशन की 10 डिग्री पर आपको वैल्यूज गिवन होंगी कि इतनी मोल्स इसकी कंडक्टेंस है, और 15 डिग्री पर सिमिलरली 20, 25 एंड 30 डिग्री पर जो भी वर्किंग टेम्परेचर है इनके ऊपर आपको वैल्यूज गिवन होती हैं रेफरेंस टेबल में। साथ में आप ध्यान दें, क्योंकि जरूरी नहीं कि हर बार आप समर में प्रैक्टिकल करेंगे या हर बार आप विंटर में ही करेंगे, तो टेम्परेचर में वेरी, इसीलिए आपको हर टेम्परेचर पे वैल्यूज आपको गिवन होती हैं। तो आपको क्योंकि रीडिंग्स ओनली 3 टाइम्स ही लेनी होती हैं जो आपने अपना सॉल्यूशन बनाना है, तो इसीलिए यू नीड नॉट टू प्रिपेयर 1 लीटर सॉल्यूशन एट ए टाइम, ओनली 100 ml सॉल्यूशन इज सफिशिएंट। तो 100 ml सॉल्यूशन अगर आपको N/100 का KCl सॉल्यूशन बनाना है तो यू हैव टू डिसॉल्व 0.01862 ग्राम्स इन 100 ml सॉल्यूशन, या N/10 से अगर आप वर्क करना चाहते हैं तो आप 0.1862 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड लेके 100 ml में डिसॉल्व कर सकते हैं, और नॉर्मल सॉल्यूशन के लिए आप 1.862 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड 100 ml में डिसॉल्व करते हैं। और व्हाट अबाउट सैचुरेट सॉल्यूशन? सैचुरेट सॉल्यूशन के लिए आप थोड़ा सा वाटर लेके आप उसमें KCl सब्सटेंस तब तक डालते जाइए जब तक कि वो उसमें डिसॉल्व हो रहा है, और जब वो उसमें डिसॉल्व होना बंद हो जाए तब आप उसको फिल्टर कर लीजिए, यानी कि जो बाकी सुपर सैचुरेट वाला है वो अलग हो जाएगा। तो वो सॉल्यूशन होता है आपका सैचुरेट सॉल्यूशन। तो आपको इन चारों सॉल्यूशंस की इन सारे टेम्परेचर्स के ऊपर टेबुलर फॉर्म में वैल्यूज गिवन होती है, तो आप अपने रिक्वायर्ड टेम्परेचर के ऊपर रेफरेंस वैल्यू को नोट कर सकते हैं। तो ये जो वैल्यूज हैं ये किसकी हैं? स्टैंडर्ड कपा की, यानी कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस की। जब वो सेल जिसका कि सेल कांस्टेंट कंप्लीट 1 था और ये सॉल्यूशन और इतने टेम्परेचर पे ले रखा था, तो उसकी कंडक्टेंस क्या थी, ये आपको स्टैंडर्ड वैल्यूज गिवन है। लेकिन आपने अब क्या करना है कि इतने ग्राम सब्सटेंस लेके एज पर योर चॉइस आपने 100 ml सॉल्यूशन बनाना है। आप एक 100 ml वाला वॉल्यूमेट्रिक, ये जो इस तरीके से फ्लास्क होता है, मेजरिंग फ्लास्क, आप ये लेंगे, इसमें पहले इतने ग्राम वे करके डाल देंगे, फिर ऊपर से आप इसमें वाटर ऐड करके इसको इंच मार्क तक आप इसमें
और वाटर ऐड करके इसको 100 ml बना लेते हैं। तो ये होता है आपका मेथड हाउ यू प्रिपेयर KCl सॉल्यूशन। पहले आप देखेंगे आपको कितने ग्राम चाहिए, फिर आप उसको 100 ml सॉल्यूशन में, मीन्स कि आपके KCl प्लस वाटर का टोटल सॉल्यूशन जो वॉल्यूम है वो 100 ml से अबव नहीं होना चाहिए। तो पहले आप सब्सटेंस डालेंगे, उसके बाद आप वाटर ऐड करेंगे और उसको 100 तक मेकअप कर लेंगे तो आपको एक सॉल्यूशन मिल जाता है। ये जो वैल्यूज थी ये स्पेसिफिक कंडक्टेंस की थी। अब आप इस सॉल्यूशन को इस सेल में फिल करेंगे और साथ में इसकी कंडक्टेंस को 3 टाइम्स नोट करेंगे और 3 टाइम्स नोट करके जो आपके पास वैल्यू आएगी वो क्या होगी, ऑब्जर्व्ड कंडक्टेंस। तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस अपॉन ऑब्जर्व्ड कंडक्टेंस का जो रेशियो होता है वो आपको क्या देता है, सेल कांस्टेंट। तो स्टूडेंट्स मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आप अपनी अटमोस्ट केयर लेके जब सॉल्यूशन बनाते हैं और एक्सपेरिमेंट करते हैं, इवन देन आपका जो रिजल्ट है वो L/A की जो वैल्यू है वो रिक्वायर्ड वैल्यू के बराबर नहीं आती। क्योंकि देखो जब इसका सेल कांस्टेंट 1 है, एक्चुअली वैसे तो वो इसके ऊपर यहाँ लिखा होता है, लेकिन क्योंकि आप डेली उसको काम में लाते हैं तो उसका वो 1 डिस्टर्ब हो जाता है। तो यहाँ आपने बिल्कुल केयरफुली ध्यान देना है कि इसकी वैल्यू आएगी तो 1 के आसपास ही। अगर ये बहुत K डैश की वैल्यू, कपा डैश की वैल्यू अगर ज्यादा है तो K से, तो क्या होगा, L/A 1 से लेस देन आएगा। और अगर ये कम है तो आपके लिए जो L/A की वैल्यू है वो 1.00 समथिंग आएगी। लेकिन आप देखते हैं कि इसकी वैल्यूज आप जब एक्सपेरिमेंट करते हैं एक्चुअली बहुत ज्यादा वेरी करती हैं। तो वो वेरी क्यों करती हैं, क्योंकि आपने ये जो सॉल्यूशन बनाया है ये किसका बनाया है, KCl प्लस वाटर का बनाया है। आप इसमें वाटर लेते हैं, ज्यादा से ज्यादा आप डिस्टिल वाटर लेते हैं या डबल डिस्टिल वाटर लेते हैं। एक्चुअली ये जो रीडिंग्स दी हुई हैं ये डीआयोनाइज्ड वाटर या जिसको कहना चाहिए 32 टाइम्स डिस्टिल्ड वाटर में ली गई हैं, जबकि आप जो वर्किंग करते हैं अपनी लैब में उसमें आपके पास डीआयोनाइज्ड वाटर जनरली ग्रेजुएशन लेवल की जो लैब्स होती हैं उनमें नहीं होता। तो आपने यहाँ क्या करना होता है, इसकी जो आप रीडिंग लेंगे ये तो आपकी स्टैंडर्ड है, लेकिन जब आप अपने बनाए हुए सॉल्यूशन को यहाँ पे फिल करेंगे और उसकी रीडिंग लेंगे तो आप KCl सॉल्यूशन की रीडिंग लेने से पहले वाटर की रीडिंग लेंगे। किसकी रीडिंग लेंगे, प्लेन वाटर की, जिस वाटर में आपने वो सॉल्यूशन तैयार किया है। और उस KCl सॉल्यूशन की रीडिंग में से वाटर की जो रीडिंग्स है उनको आप माइनस कर देंगे तो आपके पास किसकी रीडिंग आ जाएगी, KCl की रीडिंग आ जाएगी। दैट विल बी ऑलमोस्ट इक्वलेंट टू दिस। तो आपका जो रिजल्ट है वो ऑलमोस्ट किसके आसपास आएगा, 1 के आसपास, 1.00 समथिंग या 0.999 इस तरह से आपका रिजल्ट आ जाएगा। अब यहाँ आपसे एक और एरर होती है, वो क्या होती है कि आप जब वाटर की रीडिंग ले रहे हैं और आप जब KCl सॉल्यूशन की रीडिंग ले रहे हैं तो दोनों में बहुत फर्क होता है। इन दोनों का फर्क ऑब्वियस भी है क्योंकि जब आप KCl को वाटर में ऐड करके आप उसकी रीडिंग ले रहे हैं तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ आयंस है वो बहुत ज्यादा होंगे, कंडक्टेंस बहुत ज्यादा होगी। और जब आप प्योर वाटर जिसमें आपने सॉल्यूशन बनाया है, चाहे वो डिस्टिल वाटर है या वो डबल डिस्टिल वाटर है, उसमें क्योंकि नंबर ऑफ आयंस बहुत कम है तो उसकी कंडक्टेंस बहुत कम आएगी। तो आप ऐसे एज्यूम करो कि आपको चाहिए KCl का डीआयोनाइज्ड में अगर हम उसको डिसॉल्व करते, मीन्स हम उसको ऐसे वाटर में डिसॉल्व करते जिसमें वाटर के पास अपने आयंस नहीं है, उसमें कोई इम्प्योरिटी नहीं है और आप उसमें केवल KCl की कंडक्टेंस को निकालना चाहते हो, तो आप क्या करोगे, KCl का जो वाटर में सॉल्यूशन बनाया है उसकी कंडक्टेंस में से वाटर, जिस वाटर में सॉल्यूशन बनाया है उसकी कंडक्टेंस को आप माइनस कर देंगे। तो अब आपको किसकी कंडक्टेंस मिल जाएगी, ओनली बिकॉज ऑफ KCl, पोटेशियम और क्लोराइड आयंस के कारण जो कंडक्टेंस है, और जो वाटर में आयंस थे इम्प्योरिटी वाले उनके कारण जो कंडक्टेंस है आपने उसको माइनस कर दिया। तो आपको यहाँ पे वो
रिजल्ट जो आपकी एक्सपेक्टेड वैल्यू है वो लगभग आ जाएगी। तो अब यहाँ पे क्योंकि वाटर में जो इम्प्यूरिटी वाले आयंस है उनका नंबर बहुत कम है और जो KCl आपने ऐड कर दिया इनका नंबर ज्यादा है, तो कंडक्टेंस में आपको क्या मिलेगी, दोनों में बहुत वेरिएशन होगा। 1 पॉइंट, जैसे सपोज मैंने एक आर्बिट्ररी वैल्यू लिखी है कि इसकी वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁴ और प्योर वाटर की जिसमें आपने सॉल्यूशन बनाया है उसकी कंडक्टेंस है 2.0 इंटू 10⁻⁸। तो दोनों को माइनस करते समय भी, सब्ट्रैक्ट करते समय स्टूडेंट्स डू मिस्टेक्स, वो मिस्टेक्स करते हैं क्योंकि इन दोनों में डायरेक्ट माइनस नहीं हो सकता। पहले आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों की पावर को सेम करना पड़ेगा। तो जब आप -8 को -4 के बराबर करोगे या -4 को -8 के बराबर करोगे तभी आप इसको माइनस कर पाओगे। तो यहां मैंने क्या किया, 2.0 इंटू 10⁻⁻8 को चेंज कर दिया इसी वैल्यू को किसमें, 10⁻⁴ में। कैसे, मैंने डेसिमल की पोजीशन शिफ्ट कर दी, मैंने कर दिया 0.0002 इंटू 10⁻⁴। नाउ आई कैन सब्ट्रैक्ट दिस वैल्यू फ्रॉम 1.6 इंटू 10⁻⁴। तो जो भी आएगा वो आपका क्या होगा, कपा वैल्यू फॉर KCl सॉल्यूशन। तो इसके लिए जो हम ऑब्जर्वेशन टेबल बनाते हैं वो कैसी होती है, फर्स्ट हम सीरियल नंबर डिनोट करते हैं 1 2 3। यहाँ पे हम लिखते हैं स्ट्रेंथ कि आप किस नॉर्मेलिटी के सॉल्यूशन से वर्क कर रहे हो, n/10 से, n/100 से, n से या सैचुरेट सॉल्यूशन से। यहाँ आप नॉर्मेलिटी लिखते हो और इस कॉलम में आप लिखते हो KCl सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ, यानी कि जब आपने इसमें सॉल्यूशन फिल किया तो आप इसकी रीडिंग मिनिमम 3 टाइम्स लेते हैं। सिमिलरली आप इसको खाली करके प्योर वाटर की रीडिंग लेते हैं जिसमें कि आपने सॉल्यूशन बनाया है, उसको भी हम 3 टाइम्स लेते हैं और फिर कॉलम नंबर 3 में से कॉलम नंबर 4 की रीडिंग्स को माइनस कर देते हैं। माइनस करने से पहले हम इस तरह का चेंज जरूर करते हैं और जो उसके बाद रीडिंग्स मिलती हैं वो किसकी होती हैं, स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ KCl या ऑब्जर्व्ड कंडक्टेंस ऑफ KCl जो आपने बनाया है उस सॉल्यूशन की ऑब्जर्व्ड कंडक्टेंस ऑफ KCl इन डीआयोनाइज्ड वाटर। अब आप क्या करेंगे, इसको जब आपको इसकी रीडिंग्स मिल गई यहां से, तो एक आपने टेबल से वैल्यू ले ली कपा और दूसरी आपने ले ली कपा डैश। यहाँ से ये जो वैल्यू आएगी मीन वैल्यू वो किसको डिनोट करेगी, कपा को डिनोट करेगी, कपा डैश को डिनोट करेगी एंड दैट विल बी इक्वल टू L/A मीन सेल कांस्टेंट एंड दैट विल बी ऑलवेज almost equal to 1. It may be 1.00 और it may be 0.9 something। इस तरह से इसकी कुछ भी वैल्यूज आ सकती हैं और हम इसको आसानी से इस एक्सपेरिमेंट को कर सकते हैं। Now we see the procedure. In procedure, first step we will make the solution of our required or our choice solution। 1 KCl सॉल्यूशन ले सकते हैं। फॉर दिस 1.862 ग्राम KCl को हम 100 ml में डिजोल्व करेंगे। फॉर n/10 0.1862 ग्राम KCl will get dissolved in 100 ml and for n/100 0.0186 in 100 ml या फिर हम सैचुरेट सॉल्यूशन बनाएंगे। इन सेकेंड स्टेप में ये जो सेल है इसको हम रिंस करेंगे विद द हेल्प ऑफ डिस्टिल वाटर, डबल डिस्टिल वाटर और उसके बाद हम इसको KCl सॉल्यूशन से जो हमने बनाया है उससे हम रिंस करेंगे। और ध्यान देंगे कि ये जो सेल है जो मैंने आपको दिखाया था, इस सेल को हम कभी भी ऐसे ओपन नहीं छोड़ते। जिस दिन आपने एक्सपेरिमेंट करना है उससे 24 आवर्स बिफोर हम इसको डिस्टिल वाटर में डिप करके रखते हैं सो दैट इट कैन गेट एक्टिवेटेड। इसको एक्टिवेट करने के लिए हम इसे 24 आवर्स बिफोर डिस्टिल वाटर में डिप करके रखते हैं। फिर हम 40 to 60 ml सॉल्यूशन सेल में लेते हैं। ये जो आपका सेल है इसमें हम 40 to 60 ml सॉल्यूशन इसलिए लेते हैं ताकि हमारा जो सेल है इसमें इलेक्ट्रोड्स इसमें डिप हो सकें। फिर वेट फॉर 5 मिनट्स। अब हम इसके अंदर 5 मिनट तक वेट करते हैं क्योंकि इसी में हम सेल के साथ साथ ये थर्मोकपल को भी डिप करते हैं। तो थर्मोकपल और इलेक्ट्रोड इस सॉल्यूशन का टेम्परेचर अच्छे से एडजस्ट हो जाए, बैलेंस हो जाए, इक्विलिब्रियम बन जाए, तब तक हम इसको वेट करते हैं और हम इसका टेम्परेचर इसको अटेन होने में हेल्प करते हैं। उसके बाद हम नोट करते हैं टेम्परेचर ऑफ द सेल और टेम्परेचर ऑफ द सेल को नोट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस नोट को आपके कंडक्टिविटी ब्रिज में लगाना होगा। साथ में आपको जो इलेक्ट्रोड्स है ये इलेक्ट्रोड इसका भी आपने दोनों कनेक्शन बैक साइड पे करने होंगे।
देन मेक कनेक्शंस, आपने कनेक्शन करने और उसकी टेम्परेचर की रीडिंग नोट करनी है। एडजस्ट नोब ऑफ मल्टीप्लायर, जो आपका इंस्ट्रूमेंट है उसमें एक नोब होती है, वो आपको पहले एडजस्ट करनी पड़ेगी। क्यों? जब आप वाटर की कंडक्टेंस लेंगे तो वो बहुत कम होगी, तो नोब को आपको ऐसे फैक्टर पे रखना होगा कि आपको कम से मल्टीप्लाई करना पड़े। और जब आप केसीएल सॉल्यूशन की रीडिंग्स नोट करेंगे तो आपको ज्यादा वाले फैक्टर पे रखना होगा। तो उस नोब को आपको एडजस्ट करना होता है कि आपको जो डिस्प्ले है उसमें रीडिंग्स दिखाई देती रहे। नेक्स्ट, एडजस्ट नोब, मल्टीप्लायर की हम नोब को एडजस्ट करते हैं। देन हम 4-5 टाइम्स रीडिंग नोट करके उसको ऑब्जर्वेशन टेबल जो हमने अभी लास्ट स्लाइड में बनाई थी हम उसमें नोट करते हैं। तो सबसे पहले आप इसमें जो डिस्टिल वाटर आपने काम में लिया है या डबल डिस्टिल वाटर काम में लिया है, आप उस सॉल्यूशन की कंडक्टेंस को 3 टाइम नोट कर लेंगे। उसके बाद आप इसी में केसीएल सॉल्यूशन फिल करेंगे रिंस करने के बाद, और फिर केसीएल की 3 टाइम्स रीडिंग नोट करेंगे और केसीएल की रीडिंग्स का मीन लेंगे, वाटर की रीडिंग्स का मीन लेंगे और केसीएल की रीडिंग के मीन वैल्यू में से वाटर की मीन वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। नाउ वी सी कैलकुलेशन। कैलकुलेशन के लिए हम ऊपर रखेंगे कपा मीन्स स्पेसिफिक कंडक्टेंस फ्रॉम रेफरेंस टेबल, जो आपको रेफरेंस टेबल में गिवन वैल्यू से स्पेसिफिकली दैट टेम्परेचर पे, जिस टेम्परेचर पे आपने वर्क किया है और जिस सॉल्यूशन से आपने वर्क किया है, n से, n/10 से, n/100 से या सैचुरेट से, तो फ्रॉम रेफरेंस टेबल हम इसकी वैल्यूज को यहाँ रखेंगे। और नीचे है कपा डैश मीन्स फ्रॉम ऑब्जर्वेशन टेबल, जो आपने खुद ने रीडिंग्स ली हैं उसमें से, और हम दोनों के रेशियो से क्या फाइंड आउट कर लेंगे, सेल कांस्टेंट L/A। तो सेल रिजल्ट कैसे मेंशन करेंगे, सेल कांस्टेंट ऑफ द गिवन सेल इज 1.xyz सेंटीमीटर इनवर्स और 0.9xyz सेंटीमीटर इनवर्स। अगर वो सेल के बीच का गैप या जो सेल में सॉल्यूशन आ रहा है वो 1 सेंटीमीटर से ज्यादा है तो आपकी वैल्यूज 0.9xyz आएंगी, और अगर वो उससे कम है तो आपकी वैल्यूज 1.xyz सेंटीमीटर इनवर्स के बराबर आती हैं। नाउ वी सी प्रिकॉशंस। एक्चुअली प्रिकॉशंस वो पार्ट होता है एक्सपेरिमेंट का जो आपको एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने से पहले पढ़ना चाहिए और उसको माइंड में रखकर ही एक्सपेरिमेंट करना चाहिए, ना कि पहले आप पूरा एक्सपेरिमेंट कर लो और फिर बाद में आप प्रिकॉशन सिर्फ नोटबुक में नोट करने के लिए लिख रहे हैं। नो, आपने प्रिकॉशंस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने से पहले पढ़नी होती है और उसके अकॉर्डिंग ही आपने प्रिकॉशंस लेकर ही एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना होता है। तो फर्स्ट इसमें है मेंटेन कांस्टेंट टेम्परेचर ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट। आपका जो सॉल्यूशन का टेम्परेचर है इट शुड मेंटेन कांस्टेंट, और क्योंकि टेम्परेचर हैज इफेक्ट ऑन कंडक्टेंस, ये हम ऑलरेडी जानते हैं कि टेम्परेचर प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन। सेकेंड, यूज कंडक्टिविटी वाटर फॉर सॉल्यूशन प्रिपरेशन। जो आप सॉल्यूशन बना रहे हैं प्रेफरेबली उसको कंडक्टिविटी वाटर में ही बनाना चाहिए, यानी कि जो 32 टाइम्स डिस्टिल्ड है। लेकिन इन जनरली जो ग्रेजुएट लैब्स होती हैं, अंडर ग्रेजुएट लैब्स, उसमें हम डिस्टिल या डबल डिस्टिल वाटर लेते हैं और उसी पर्पस के लिए हम क्या करते हैं, फिर उसके सॉल्यूशन में से वाटर की कंडक्टेंस को माइनस करते हैं। और अगर आपने ऑलरेडी कंडक्टिविटी वाटर काम में लिया है तो यू नीड नॉट टू सब्ट्रैक्ट द वैल्यू ऑफ कंडक्टेंस ऑफ वाटर। नेक्स्ट, डिप द इलेक्ट्रोड इन डबल डिस्टिल वाटर और कंडक्टिविटी वाटर फॉर 24 आवर्स बिफोर एक्सपेरिमेंट। अब देखो, जब आपने एक्सपेरिमेंट करना है उससे 24 आवर्स पहले आपने उसको डिप करना है, और अगर आप इस प्रिकॉशन को पहले पढ़ेंगे ही नहीं तो आप डिप भी नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए पहले प्रिकॉशंस पढ़नी चाहिए, उसके बाद हमें एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। टेक मिनिमम 40 to 60 ml सॉल्यूशन इन द सेल। एक्सपेरिमेंट करने के बाद अगर आप 40 to 60 ml ये पढ़ रहे हैं तो इट हैज नो यूज। आपने क्या करना है, पहले पढ़ना है, इसीलिए आप उसमें 40 to 60 ml लेकर ही आप क्या कर पाएंगे, एक्सपेरिमेंट को अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे, तभी वो दोनों इलेक्ट्रोड सॉल्यूशन में डिप रहेंगे। नेक्स्ट, ऑलवेज वॉश इलेक्ट्रोड विद वर्किंग सॉल्यूशन।
इलेक्ट्रोड्स को काम में लेने से पहले आपने उसको डिप करके रखा, लेकिन जब आप सेल में डाल रहे हैं तो उसको जिस सॉल्यूशन से आप रीडिंग्स लेना चाहते हैं, वेदर इट इज नॉर्मल केसीएल सॉल्यूशन और इट इज डेसी नॉर्मल और सेंटी नॉर्मल, पहले आप उससे उसको रिंस करेंगे, फिर आप एक्सपेरिमेंट करेंगे। देन यूज वोल्टेज स्टेबलाइजर, क्योंकि कई बार फ्लक्चुएशंस आती हैं जिसके कारण रीडिंग्स डिस्टर्ब हो सकती हैं, तो हमें इंस्ट्रूमेंट के साथ वोल्टेज स्टेबलाइजर को भी ऐड करना चाहिए। Thank you, and if you have any query, please write in my comment section so that I can solve your queries also. Thank you very much.